Hey guys, welcome back to my channel Study Hub. So today we're going to continue chapter 2 of psychology, that is intelligence. So आज का हमारा टॉपिक है measurement of intelligence. आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटेलिजेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है. आइए देखते हैं. सो पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आया कहाँ से, इन्वेंट कहाँ से हुआ. ओके, सो लेट अस लुक एट इट. Paul Broca and Sir Francis Galton were among the first scientists to think about the measuring intelligence. So here they want to say us that Paul Broca और Sir Francis Galton, ये दो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में सोचा कि हाँ, हमें इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहिए. सो ये दो नाम आप प्लीज याद रखिएगा. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर fill-ups in MCQs and one-liners too. They can ask you in one sentences, 1 mark के लिए जो आता है. So आगे पढ़ते हैं. In mid 1880s, Sir Francis Galton administered a battery of tests measuring variables such as head size, reaction time, visual accuracy, auditory threshold, breathing capacity, etc. I think आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा. It's completely okay. But जब मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी, you'll understand how simple they are. इस स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि 1880s में सर फ्रांसिस गैल्टन ने एक बैटरी ऑफ टेस्ट कंडक्ट किया. ओके, सो बैटरी ऑफ टेस्ट बेसिकली क्या होता है ना, इट्स टेस्ट, बहुत सारी टेस्ट को एक साथ ग्रुप अप कर देते हैं सो दैट वो एक चीज को फोकस कर सके. स्पेशली ये बैटरी ऑफ टेस्ट स्पेशली दे लुक एट आफ्टर द थिंग्स लाइक ट्रस्टवर्दी है कि नहीं इंसान, ऑनेस्ट है कि नहीं इंसान, रूल अड्योरेंट है कि नहीं, यानी कि वो रूल्स फॉलो करता है कि नहीं. सो बेसिकली ये सब क्या जाता है. सो बैटरी ऑफ टेस्ट इज नथिंग मच, इट्स जस्ट व्हिच कैन बी कंडक्टेड टुगेदर. सो मेजरिंग वेरिएबल्स, तो क्या क्या मेजर किया, जैसे हेड साइज. सो हेड साइज इज बेसिकली द स्कल साइज, हमारे स्कल का क्या साइज है वो मेजर किया उसने, वो ऑब्जर्व. एडमिनिस्टर्ड मतलब ऑब्जर्व किया. ओके, सो हेड साइज ऑब्जर्व किया यानी स्कल साइज. रिएक्शन टाइम ऑब्जर्व किया. रिएक्शन टाइम यानी कि एक इंसान किसी सर्टेन स्टिमुलाई या किसी सर्टेन इवेंट को कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है या कितने टाइम में रिएक्ट कर सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग एंड आप कितनी जल्दी मेरी बातों को उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो आपका मेजर किया जाएगा. दैट्स व्हाट reaction time is. Then we have visual accuracy. Visual is that can you see what is given or coming. So eyesight कितना अच्छा है. Okay, so जैसे कि basically कैसे आप अपने चश्मे का नंबर चेक कराने जाते हैं, that's the same, nothing different, just that they'll check your visual accuracy. That's what it meant. Then we have auditory threshold. Auditory threshold is nothing but your hearing capacity. जैसे visual was your eyesight, it's your hearing capacity. So they'll check कि आपका कितना ज़्यादा hearing capacity है. And for example, for adults, we have read in childhood कि 0 decibel से ऊपर होता है and all. That's what it says in auditory threshold. Then we have breathing capacity. So breathing capacity is related to your lungs. They check how much your lung has the capacity to take in air. Okay, हाँ ये भी बहुत होता है. I think you all might not know about it. There's something called breathing capacity, but there's breathing capacity जहाँ पे you get checked that आपका lung कितना वॉल्यूम एयर कंज्यूम करता है एंड कितना इंस्पिरेशन होता है, लाइक ज्यादा कंज्यूम करता है बट कम इंस्पायर करता है, या कम कंज्यूम करता है ज्यादा. सो दे चेक इट आउट. ओके, दैट्स व्हाट ब्रीदिंग कैपेसिटी इज. लेट्स सी व्हाट अहेड इट इज. So he thought he could determine intelligence by measuring the size of the human skull, right? We read about the head size. So सर फ्रांसिस गैल्टन को क्या लगा कि अगर हम स्कल साइज पता कर लेंगे तो हमें इंटेलिजेंस पता चल जाएगा. उनका एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट ये था कि जितना बड़ा स्कल उतना ज्यादा वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जितना कम स्कल का साइज उतना कम that person is gonna be less intelligent. That's what his theory was. But as we all know that his theory was a complete disaster. It's not correct. So that's why wasn't that much into the like society में इतना ज्यादा उसको अच्छे तरह से point of view को consider नहीं किया गया. We'll read about it ahead. Let's see. So he assumed that the larger the skull, the smarter the person.
So that's what I said you. But Sir Francis Galton's test did not prove very useful for the measurement of intelligence. That's what we talked about. कि जिस तरह से इनका कंसेप्ट था कि जितना बड़ा स्कल उतना ज्यादा इंटेलिजेंस, दैट इज अ टोटल डिजास्टर. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए इनका टेस्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव प्रूव नहीं हुआ और ज्यादा लोगों ने यूज भी नहीं किया इसको. लेट्स सी अहेड. In the early 1980s, Raymond Cuttle, an assistant in Sir Francis Galton's laboratory, established similar laboratories in the US. During this time, Raymond Cuttle used the term mental test for the first time in the psychological literature. So, यहाँ पर a new scientist is into the picture, that is Raymond Cuttle. So, Raymond Cuttle जो था was like the assistant था वो Sir Francis Galton का उनके laboratory में. So, Raymond Cuttle ने देखा कि हाँ सर फ्रांसिस गैल्टन हैज फेल्ड, उनका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था. सो उसने क्या किया, उसने एक खुद का नया सिमिलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंट मेजरिंग टेस्ट बनाया, पर उसने उसको नाम दिया मेंटल टेस्ट. और ये जो नाम था मेंटल टेस्ट, ये पहली बार यूज हो रहा था साइकोलॉजिकल लिटरेचर में. साइकोलॉजिकल लिटरेचर मतलब साइकोलॉजी में ये टर्म पहली बार यूज हो रहा था. Okay, so Raymond Cuttle shared Sir Francis Galton's view that intelligence is best measured through sensory tasks, but expanded his mentor's ideas by emphasizing the test administration must be standardized so that results are comparable from one person to person and from time to time. यहाँ पर ये कह रहा है कि रेमंड कटल ने सर फ्रांसिस गैल्टन का आइडिया पूरी तरह से नहीं कैंसिल आउट कर दिया, उससे थोड़ा बहुत आइडिया लिया उनका और बोला कि हाँ सर फ्रांसिस गैल्टन ने जैसा कहा था कि सेंसरी टास्क क्या, ब्रीदिंग कैपेसिटी, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, विजुअल एक्यूरेसी, हेड साइज, ये सब क्या, ये सब हमारी काइंड ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स है, राइट. सो दैट्स व्हाट ही सेइंग कि जो रेमंड कटल कह रहा है कि सर फ्रांसिस गैल्टन का जो आइडिया था सेंसरी टास्क का वो करेक्ट था, बट मैं चाहता हूं कि हम इसमें और थोड़ा एडवांसमेंट करें. ये एडवांसमेंट करें कि हमें एक ऐसा टेस्ट बनाना होगा जो स्टैंडर्डाइज्ड हो. स्टैंडर्डाइज यानी ऑलवेज कांस्टेंट हो, हर इंसान के लिए सेम हो, ना कि चेंज होता रहे. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल. क्या आपके स्कूल में, कॉलेजेस में जब एग्जाम्स होते हैं तो हर एक बच्चे को अलग क्वेश्चन पेपर मिलता है? नहीं, सबको सेम क्वेश्चन पेपर मिलता है, राइट. क्योंकि अगर सबको अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हम इंटेलिजेंस कैसे चेक कर सकते हैं? हो सकता है किसी का पेपर इजी होगा, किसी का पेपर हार्ड होगा, किसी का पेपर मीडियम होगा. So how can you decide who is intelligent and who's not? इसीलिए that's what Raymond Cuttle suggested कि हमें एक standardized रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए. और वो सिमिलर रिजल्ट कैसे आएगा? जब हम लोगों को कंपेयर करेंगे इक्वली ऑन अ सेम बेसिस. सो दैट्स व्हाट रेमंड कटल हैड टू से अबाउट. लेट्स लुक फॉरवर्ड. So, in the beginning of the 20th century, the school authorities in Paris were keenly interested in knowing the reasons for repeated failure of certain students in the examination, as no medical reason or any environment factor was found to be associated with their failure. So, यहाँ पर हम आ गए 20th century में. So, 20th century में एक स्कूल था पेरिस में जहाँ पर कुछ बच्चे रिपीटेडली फेल हो रहे थे. And certain set of बच्चे फेल हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई भी फेल हो जा रहा था. एक सर्टेन सेट ऑफ बच्चे थे. फॉर एग्जाम्पल वो 5 बच्चे थे और वही 5 बच्चे हर साल रिपीटेडली वो फेलिंग. सो दैट स्कूल वाज वेरी कीन, उनको बहुत ऐसा दे वर लाइक वेरी नाइस टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये 5 बच्चे क्यों बार बार फेल हो रहे हैं. सो उन्होंने उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया कि कहीं उनको कोई मेडिकल इश्यूज तो है कि नहीं. सो उनका मेडिकल इश्यूज कुछ भी नहीं था. उनका एनवायरमेंट फैक्टर चेक किया स्कूल वालों ने कि मतलब वो जिस एनवायरमेंट में पढ़ रहे हैं वो पढ़ने लायक एनवायरमेंट है या नहीं. सो इवन द एनवायरमेंट फैक्टर वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. सो दे वर वेरी मच कीन टू नो कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है उनके साथ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. The result was the Binet-Simon intelligence scale. Please guys remember this term Binet-Simon intelligence scale because इसके बारे में हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. So Binet-Simon intelligence scale launched क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम था. So in collaboration with Theodore Simon, French psychologist Alfred Binet published the first scale of intelligence in 1905.
So Alfred Binet is considered as the father of intelligence test. So यहाँ पर कह रहा है हमें कि जो हमारे एल्फ्रेड बीने थे जिनके बारे में हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ा है. So with the help of Theodore Simon, who is a French psychologist, इन दोनों ने मिलके पहला स्केल ऑफ इंटेलिजेंस बनाया. So why do they say पहला स्केल ऑफ इंटेलिजेंस? It's not that पहले इंटेलिजेंस स्केल्स नहीं बने थे, हमने अभी जस्ट पढ़ा, but they were not successful. But this one was successful. That's why it's called the first scale of intelligence. So Alfred Binet is called the father of intelligent test because he invented it. So that's why he's called the father. So Binet-Simon intelligence scale consists of several components such as logical reasoning, finding rhyming words, and naming objects. This scale was revised in 1908 and again in 1911. So Binet-Simon scale consists of several components. उसमें बहुत सारे components हैं. ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट was very very hard. It was a basic test. इसलिए basic test so that everyone can perform it, right? If you give a hard test to all the children, definitely maximum of them won't do it because for performing that hard one, you have to be super intelligent. That's why they made it the basic test so that every kind of student can do it. The weaker ones, the medium ones, and the high ones. Okay? So उसमें क्या क्या था? Rhyming words थे. आपको ऑब्जेक्ट्स को नेम करना है कि yes, this is an apple, this is a phone, this is a ball, something like that. And then logical reasoning के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है पहले, so I know you know it. So ये scale was perfect, but you know as time changes, things have to change. So this scale was revised, was basically updated in 1908 and वापस से was updated in 1911. Let us look forward. The First World War began in 1914. Later on in 1917, Robert Yerkes, with the help of his colleagues, prepared Army Alpha and Army Beta intelligence tests. So हम सबको पता है कि First World War 1914 में शुरू हो गया था. So 1917 में Robert Yerkes और उसके कुछ friends, colleagues जो उनके साथ काम करते थे, co-workers you could say, they prepared 2 intelligence tests. First was Army Alpha and Army Beta. I think by knowing the names, you have a bit of idea. यहाँ पे Army Alpha और Army Beta बोला गया. So it's definitely related to the army. Let's look forward. These intelligence tests were used while recruiting soldiers in the army. So ये test actually इसलिए बना था कि soldiers को कैसे recruit करें, okay, army में. किस बेसिस पे रिक्रूट करें. आज हमारे पास काफी सारे टेस्ट है, एग्जामिनेशंस है, फिजिकल टेस्ट एंड सर्टेन अदर टेस्ट टू पास. सो दैट टाइम दिस स्टार्टेड विद द इंटेलिजेंस टेस्ट. सो जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस टेस्ट बना था, वैसे आर्मी के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस टेस्ट बनने लगा. और तभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था. सो दिस वाज वेरी मच इन ट्रेंड बिकॉज every now and then you had to recruit soldiers in the army for the World War. So this was very much in trend that time. In the post-First World War period, the importance of intelligence tests increased. In 1939, during the Second World War, again, while recruiting soldiers in the army, an intelligence test named Army General Classification Test was used on large scale. So first World War में was Army Alpha and Army Beta. But in the Second World War, what happened, you can like एक better version आ गया उसका, जिसका name था Army General Classification Test. और ये बहुत ज़्यादा use था, like even more than the Army Alpha and Army Beta. Okay, so I hope this is clear. Let's move forward. David Wetzler in 1939 published the Wetzler-Bellevue intelligence scale. So in 1939 डेविड वेट्सलर वो आए अपने नए इंटेलिजेंस स्केल के साथ जिसका नाम था वेट्सलर-बेल्वू इंटेलिजेंस स्केल. इफ समथिंग इज डिमांडिंग इन द मार्केट, एवरीवन विल बी बिहाइंड इट. अगर आज एक अच्छा सोप आया है, सो एवरी ब्रांड इज गोना प्रोड्यूस अ न्यू सोप because they know yes, soap is in demand. Okay, that's what started happening. Every psychologist started making intelligence scale. So here we have the another one, that is Wetzler-Bellevue intelligence scale. This scale was revised in 1955 and was renamed as Wetzler Adult Intelligence Scale or WAIS. So Wetzler-Bellevue Intelligence Scale आ गया, but उसके बाद उसको अपडेट किया गया 1959 में और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था
फ्रॉम वेट्सलर बेल्वो इंटेलिजेंस स्केल, अब उसका नाम था वेट्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, दैट इज WAIS. Please remember this. This is a very important question. So WAIS is a test designed to measure intelligence of adults and older adolescents. So इसका नाम adult intelligence scale है, so आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ adults के लिए और older adolescents के लिए. Older adolescents is basically adolescents who are in their last stage of teenage, basically 17, 18, 19. Okay. So the 14th edition, the 4th edition of this test. Let's move forward. The 4th edition of this test, that is WAIS 4, was released in 2008 by Carl Pearson. Students, guys, please remember this, because many a times people get confused. ये theory डेविड वेट्सलर का ही है, लेकिन इसका 4th वर्जन कार्ल पियर्सन ने इन्वेंट किया, रिलीज किया. People think that it's David Wetzler's thing, so it's obviously David Wetzler जिसने invent किया. नहीं, David Wetzler का a bit more advanced version, that is WAIS 4, was invented or released in 2008 by Carl Pearson. Okay, so David Wetzler also developed an intelligence test to measure the intelligence of children. So जब उसने adult का बनाया, so there were a lot of people who were like, बच्चों का क्या, बच्चे कैसे, like how are we gonna test children's intelligence? So he even came up with an intelligence scale for children. So this test is known as Wetzler Intelligence Scale for Children, WISC, WISC. Okay, do remember these 2 points. पहला वेट्सलर का अडल्ट वाला कौन सा था और वेट्सलर का चिल्ड्रन वाला कौन सा था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कार्ल पियर्सन ने कौन सा वाला डेविड वेट्सलर का अपडेट किया था, रिवाइज किया था in 2008. Okay, that is WAIS 4. I hope this is clear. Let's move forward. Beside these tests, many other psychologists have developed various intelligence tests. The number of intelligence tests and applications of intelligence testing are increasing day by day. That's what I said you by giving the soap example. कि soap नया है market में, let's produce it. Every marketing businessman wants to produce a soap because they know that soap is in trend. So that's what psychologists started doing. They knew that intelligence scale is very much in trend. Let's just get it out. That's what they were doing. Okay. So now, even today, many psychologists use it as an application because it's very worldwide famous still. Let's see forward. So the next concept we have is concept related to measurement of intelligence. So first is mental age. The concept of mental age was introduced by Alfred Binet. Do remember who introduced the concept of mental age? So mental age किसने introduce किया? Alfred Binet. He assumed that mental development need not correspond to chronological age. So पहले आपको समझना चाहिए कि chronological age क्या है और mental age क्या है. Basically, chronological age is your present age. For example, you guys are maybe 17 years or 16 years. So your chronological age is your present age. So you are 17 right now, but your mental age can be different from your chronological age. Because आपको पता होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने एज से ज्यादा स्मार्ट होते हैं. ओके, सो अगर वो हैं 6 years के, but they know things about 8 years. So their mental age is 8 years and the chronological age is 6 years. वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो अपने एज से काफी पीछे होते हैं. For example, they are 10 years and उनका माइंड अभी भी 5 साल के बच्चे का है. So their chronological age is 10 years, but their mental age is 5 years. I hope the difference between chronological age and mental age is clear. So let's see forward. He devised a test comprising of items specified for different age group levels and measured mental age of various people. So Alfred Binet ने बहुत सारे टेस्ट बनाए and he made different things in his test and he made it for different groups of people. बच्चों के लिए अलग टेस्ट and adults के लिए अलग टेस्ट. Similarly, how David Wetzler did. Okay. Mental age can be defined as the age at which individual performs successfully on all items on the test prepared for that age. So mental age मैंने आपको explain किया, वो बस थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे दिया हुआ है, but still I'll explain you all. यहाँ पे कहा है कि mental age को हम define कर सकते हैं वो age जहाँ पर एक individual हर वो काम कर सकता है जो उसको दिया गया है करने के लिए उस एज में. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी 17 years के हो और आपको
at age of 17 you have to study psychology's this chapter. So if you can do it, that means your mental age is similar to your chronological age right now. Okay, the concept of mental age is explained with the help of following examples. Let us look at the examples. So individual एक है, उसका एक chronological age दिया है in years, then the age at which individual performs successfully on all items on the test prepared for that age. यानी कि यहाँ पे basically in short mental age दिया है, and then बाजू में वापस mental age दिया है. ठीक है? So Isha is 10 years, but उसका mental age is 12 years. Ankit is 10 years, उसका mental age भी 10 years का है. Rajesh is 10 years, but उसका mental age 8 years है. I hope आपको कुछ हद तक clear हो चुका है what is chronological age and mental age. Okay, let's see forward. Then the second concept we have is intelligence quotient, that is IQ. So the concept of intelligence quotient or IQ was introduced by German psychologist William Stern in 1912. So you need to remember intelligence quotient किसने introduce किया. So intelligence quotient was introduced by German psychologist William Stern. And you need to know mental age किसने establish किया और introduce किया. So who was it? I guess आपको पता होना चाहिए अब तक. That's Alfred Binet. So in 1912, as a ratio of mental age, that is MA, to chronological age, that is CA, Stern computed IQ by the formula. So अब तक हमने पढ़ा कि measure कैसे करेंगे intelligence को. Now we are actually here how to measure intelligence. So William Stern ने एक formula निकाला. So his formula was mental age and chronological age का ratio, that is MA upon CA, is your intelligence. So Stern ने ये formula बनाया IQ का, but later on Terman refined the formula of IQ by multiplying the ratio of MA and CA by 100. So this formula is now IQ is equal to mental age upon chronological age into 100. So हमने पढ़ा कि Stern का formula was just MA upon CA, but later on Terman ने उसको थोड़ा refine किया, उसको थोड़ा better बनाया by MA upon CA into 100 किया. If you are good in maths, I think आपको कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. I think everyone is that good in maths. Jokes apart. So MA upon CA into 100 is basically a kind of percentage formula where you're calculating कि CA का कितना percent is mental age. I hope you all have that much of maths. But still, that's too depth. उतना आपको आने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि MA upon CA into 100 is IQ. Let's see forward. So this is few example. आपको calculate करके दिखाया है IQ. वो सिंपल एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने पिछला वाला किया था, where it says ईशा का mental age is 12 and chronological age is 10. So यहाँ पे उसका mental age उसके chronological age से ज्यादा है, so obviously वो above average है, right? और अंकित का 10 on 10 है, same है, so इसलिए वो average है. और राजेश का 8 है जहाँ की 10 होना चाहिए, तो obviously इसका कम है, that means he's below average. So that's all for today. Thank you so much for watching this video, and please like, comment and share the video, and do subscribe to my channel. And by the way, I'm really sorry for uploading this video so late. So I've come up with a solution that we can do one thing. I'll be posting videos on Mondays and Thursdays sharp at 7. So I think this way we can work out in a better way. And please do not keep spamming me if I get late for half an hour or something. I'll try my best to be at time. So thank you so much.